हाँ भाई हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। चलो याद करो, सबसे पहले क्या बताया गया था, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स से समझने वाले। आप मुझे बताओ, अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता था हमें? आर वेक्टर मिलता था, यही तो होता था। अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड करें तो क्या मिल रहा था? आर वेक्टर। अब अपने को करना क्या है, अगर ए और बी के बीच का एंगल आपको गिवन है, क्या गिवन है? ए और बी के बीच का एंगल गिवन है, तो आपको बताना है रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा या रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां समझो, ये अपने पास क्या है? ए वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है अपने पास? बी वेक्टर, बोलो है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, जो रिजल्टेंट आएगा उसका ए वेक्टर के साथ एंगल देखना है। हाँ, अब बताओ वेक्टर को ऐड कैसे करते थे? ना 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 ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहे हैं, ऐड कैसे करते थे बताओ। दो वेक्टर को ऐड करने का क्या तरीका था? दो वेक्टर को ऐड करने का क्या मेथड था? सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ करते थे और जहां पर वो वेक्टर एंड होता था वहां से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते थे। तो वही काम यहां पर करो। देखो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? ए वेक्टर। जहां पर ए वेक्टर एंड हुआ वहां से हमने ड्रॉ किया बी वेक्टर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से बताना। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा? सुनो, ये वाला एंगल ए और बी के बीच का एंगल है या ये वाला एंगल ए और बी के बीच का एंगल है? पहला वाला है, दूसरा वाला? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि देखो ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, और दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल तो यही वाला होगा ना। बोलो भाई, यही होगा। अच्छा, अब बताओ हमने ए और बी को ऐड कर दिया, अब रिजल्टेंट क्या आएगा? तो बताओ हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? यहाँ से। भाई स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? यहाँ से। और एंड कहाँ पर किया है? यहाँ पर। मैंने आपको बताया था जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर को केवल इससे मतलब है कि स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड कहाँ पर किया है। बात समझ में आ गई? तो ये बताओ, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था और एंड कहाँ पर किया है? तो जहाँ से स्टार्ट किया था उसको सीधे मिला दो किससे? जहाँ पर एंड किया। क्या यही रिजल्टेंट है? अब बताओ हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। क्या यही एंगल बना रहा है? जो रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया वो यही तो है ना। अपने को ये अल्फा निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से सुने। कंपोनेंट करने आते हैं? अरे बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर, बताओ ये क्या है? बी वेक्टर है ना। इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। देखो कौन कौन से। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90 डिग्री ऐसे। बताओ बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा? बी कॉस थीटा ना। मैंने आपसे कहा था कि थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो बी वेक्टर का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और सामने वाला साइन होता है, सामने वाला साइन होता है, तो ये क्या हो गया? बी साइन थीटा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसको हम अगर अलग से ड्रॉ करें, देखो ध्यान से, ये पूरा बताओ यहां से यहां तक कितना है? ए। यहां से यहां तक कितना है? ए। और यहां से यहां तक कितना है? बी कॉस थीटा। तो टोटल क्या हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। और बताओ ये वाला कितना होगा? बी साइन थीटा होगा। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक पूरा क्या है? आर है। क्या है? आर। तो मैंने ये बना दिया आर, ठीक। और ये आर इसके साथ जो एंगल बना रहा वही तो अल्फा है। अब यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या तुम ये अल्फा निकाल सकते हो? बताओ इसमें से क्या निकाल सकते हैं? टेन अल्फा। टेन अल्फा फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ अगर मैं यहाँ से टेन अल्फा लिखता हूँ तो टेन अल्फा क्या आएगा? बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, बी से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। बी से ऊपर डिवाइड कर दो, नीचे डिवाइड कर दो। तो ऊपर बी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। और नीचे बी से डिवाइड करोगे तो ये आएगा ए अपॉन बी प्लस कॉस थीटा। बोलो भाई यही आएगा ना। अब इसको याद करने का एक तरीका देखो, बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से सुनो।
बताओ पहले अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? अल्फा है आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये जो अल्फा हमने लिखा है बहुत ध्यान से देखना, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा, है या नहीं? आर और ए के बीच का एंगल है। तो ध्यान से देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले tan है, क्या लिखा है tan, तो ध्यान रखो tan मतलब साइन अपॉन कॉस, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, बस लिखना थीटा है, थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये देखो ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, तो क्या करोगे tan अल्फा लिखना है, तो tan अल्फा क्या होगा, दिमाग में रखो tan मतलब साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, थीटा थीटा लगा दिया। अब डिनोमिनेटर में तुम्हें कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है वो देखो। ये अल्फा किसके किसके बीच का एंगल था, आर और ए के बीच का एंगल था, तो ए को पकड़ो, ए डिवाइडेड बाय बी। बात समझ में आ गई? मैं एक चीज पूछ रहा हूं, बताओ उसका आंसर। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि आर और बी के बीच का एंगल बीटा है, हाँ मतलब मान लो मैं एक चीज तुमसे पूछ रहा हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। जैसे रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, वैसे ही रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बीटा। बताओ क्या tan बीटा लिख सकते हो? तरीका देखो क्या था, जब हमें आर और ए के बीच का एंगल चाहिए था तो हमने क्या लिखा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan मतलब साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या ऐड किया था, a बाई बी, आर और ए के बीच का एंगल चाहिए था तो a बाई बी। सोचो आर और बी के बीच का एंगल चाहिए तो b बाई ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बताओ यहाँ क्या लिखें, ऊपर क्या आएगा साइन थीटा, नीचे क्या आएगा कॉस थीटा, प्लस अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे, ये किसके बीच का एंगल है, आर और बी के बीच का एंगल है, तो b बाई ए, b बाई ए आएगा। आर और ए के बीच का एंगल है तो a बाई बी, आर और ए तो a लिखा, आर और b तो b लिखा, b बाई ए। अरे याद रहेगा ये, करो नोट। हाँ भाई अब एक काम करो, असाइनमेंट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करो, क्या बोला गया है, करो भाई रीड करो। टू फोर्सेस P एंड Q। अच्छा बताओ फोर्स क्या है, वेक्टर है, क्यों भाई, यानी कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, दो वेक्टर्स की जा रही है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझो छोटी छोटी चीज़ें। टू फोर्सेस P एंड Q आर इन द रेशियो P रेशियो Q कितना दे रखा है 1/2, यानी कि दोनों वेक्टर्स का जो रेशियो है, उनके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो वो कितना है 1/2 दे रखा है। आगे क्या बोला है, इफ देयर रिजल्टेंट इज एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √3/2 टू P वेक्टर, मतलब जो रिजल्टेंट है वो P वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स √3/2, ठीक है। तो आपसे पूछा गया भाई P और Q के बीच का एंगल कितना होगा, बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करके देखो। क्या क्या आपको गिवन है, P वेक्टर और Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो गिवन है, और रिजल्टेंट वेक्टर P वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो गिवन है। जो गिवन एक बार उसको लिखो पहले, बताओ P वेक्टर और Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है 1/2, अरे यही तो गिवन है। फिर बोला गया कि भाई P वेक्टर, ये देखो P वेक्टर में Q वेक्टर जब हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या आया बोलो, R वेक्टर, और आपसे बोला जा रहा है कि जो R वेक्टर है वो इस P वेक्टर से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है tan इनवर्स √3/2। तो फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है P और Q के बीच का एंगल क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, P और Q के बीच का एंगल क्या है। अच्छा ऑप्शंस भी दिए गए इसमें, भाई ऑप्शंस क्या क्या है जरा एक बार रीड करना, देखो पहला ऑप्शन क्या है tan इनवर्स 1/2, दूसरा ऑप्शन क्या है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन क्या है 30 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन क्या है 60 डिग्री। अब देखना ऑप्शन देने का भी एक पर्पस है इसमें, जब आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, P वेक्टर और Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो आपको दे रखा है ना, और अपने को वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि भाई रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बनाएगा, या Q के साथ, A के साथ या B के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसमें रेशियो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, और डिनोमिनेटर में A/B या B/A लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वो रेशियो यहाँ पर काम आएगा, अरे आएगा ना काम।
तो एक बात बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला कैसे लगाओगे? देखो, रिजल्टेंट वेक्टर का पी वेक्टर से कितना एंगल है? हाँ, एक सेकंड, अब सुनो, अगर मैं लेट कर लूं थोड़ी देर के लिए कि अल्फा यहां पर क्या है, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल है, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। तो बताओ टेन अल्फा क्या होना चाहिए? तब आप लिखोगे टेन अल्फा इज इक्वल टू, बताओ टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो सबसे पहले हमने लिख लिया भाई साइन बाय कॉस, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते थे? डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे? पी बाय क्यू या क्यू बाय पी? पी बाय क्यू, बहुत बढ़िया, क्योंकि आर और पी के बीच का एंगल है ना, तो पी बाय क्यू लिखोगे ना। अरे बोलो भाई, आर और पी के बीच का एंगल है तो पी बाय क्यू लिखोगे। यहां तक समझ में आ रहा है? अब जरा बताओ इन्होंने आर और पी के बीच का एंगल तो पहले ही हमें दे रखा है। अब एक चीज बताओ, अगर आर और पी के बीच का एंगल हमने अल्फा माना था ना, और अल्फा कितना दे रखा है? tan इनवर्स √3/2। बताओ ये tan इनवर्स इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? tan अल्फा कितना हो गया? √3/2। यानी जहां tan अल्फा लिखा वहां कितना लिख दें? √3/2। क्या यहां तक समझ में आया? बताओ यहां पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहां क्या ऐड कर दें? बताओ p बाय क्यू कितना है? 1/2। क्या यहां तक समझ में आता है? अब ध्यान से सुनो, आपके पास यहां पर दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप इसको सॉल्व करो, मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे साइन कॉस में एक रिलेशन आएगा, ठीक है? तो या तो कॉस को पूरा साइन में कन्वर्ट करो या साइन को पूरा कॉस में कन्वर्ट करो, पूरा सॉल्व करके आंसर लेके आओ। अरे बात समझ में आई क्या? एक तो ये तरीका है। मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में? ऑप्शन दिए हैं तो उनका कोई मतलब होगा। आपके पास एक दूसरा रास्ता और सिंपल रास्ता है कि आप इनमें से कोई ऑप्शन हाँ पुट करके देखो कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ऐसे, सोचो ये कितना लिखा है? √3/2। बहुत आसानी से दिखाई दे रहा आंसर। ये कितना लिखा है? 1/2। अगर मैं थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री पर चेक करूं, वैसे तो मैं सारे ऑप्शन चेक करने हैं, अगर मैं 60 डिग्री पर करूं तो बताओ जरा cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो भाई 1/2 और 1/2 कितना हो गया? 1। तो डिनोमिनेटर तो हो गया 1, और sin 60 कितना हो जाएगा? √3/2। देखो मैच कर रहा है, √3/2, यानी कि 60 डिग्री का करेक्ट आंसर है। अगर तुम पूरा कैलकुलेशन में गए तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं आएगा नहीं आंसर, आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा वो। मैं दोनों बता दे रहा हूं। पहले देखो किससे करेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर हम डी ऑप्शन देखें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जरा देखो LHS क्या है अपने पास? √3/2। RHS क्या है? राइट साइड क्या लिखा है बताओ? यहां पर क्या लिखा है जरा चेक करो, बताओ। साइन 60 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? cos 60 प्लस हाफ। तो यार cos 60 कितना होता है? और ये भी कितना है? तो डिनोमिनेटर कितना हो गया? साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो कितना आ गया? ये √3/2 आ गया। बताओ क्या LHS RHS सेम आ रहा है? यानी कि 60 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा। क्या दिमाग में रखना है? रिजल्टेंट वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ आपको एंगल निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? tan अल्फा या tan बीटा, जो भी तुम लगा रहे हो, है ना। साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लोगे, और डिनोमिनेटर में या तो a/b या b/a। क्या लिखना है वो तुम्हें पता है। अगर r का a के साथ एंगल लगा रहे हो तो a/b, r का b के साथ ले रहे हो तो b/a। बात समझ में आ गई? अब ये करके दिखाओ एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने पास है a वेक्टर और इसमें हमने ऐड किया है b वेक्टर, बोलो सही है। और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री। बहुत समझदारी से काम करना। ये अपने पास है रिजल्टेंट वेक्टर, बोलो सही है। आपको ये वाला एंगल गिवन है अल्फा और ये वाला एंगल है बीटा। हाँ बता रहे क्या फाइंड करना है। तो आपको देखो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है a इज इक्वल टू 2b। क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 2b। फाइंड करना है आपको अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। कर सकते हैं? बोलो, ट्राई करो एक बार, सॉल्व करके देखो एक बार। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 2 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब या तो तुम इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई, अब आपको निकालना है अल्फा और बीटा। अच्छा बताओ, अल्फा कौन सा एंगल है जो आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ बना रहा है, और बीटा कौन सा एंगल है जो आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ बना रहा है।
फाइंड करके दिखाओ क्या आएगा अल्फा और बीटा, करो सॉल्व। हाँ भाई सॉल्व हो गया। देखो अच्छा कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था? ठीक ठीक, अभी देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लो, मुझे बहुत ध्यान से देखना, अगर मुझे tan अल्फा लिखना है, क्या लिखना है? tan अल्फा। tan अल्फा बताओ अल्फा किसके किसके बीच में है? मान लो r वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है। तो भाई तरीका क्या था लिखने का? ऊपर लिखोगे साइन थीटा, नीचे लिखोगे कॉस थीटा। क्या यहाँ तक सही है? और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? देखो r और a, तो a बाय b या b बाय a? a बाय b, तो यहाँ पर लिखोगे a बाय b। क्या इतना कर लोगे? अब जरा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है यहाँ पर, ना ना ना, थीटा a और b के बीच का एंगल तो पता होना चाहिए ना। 120 मत रख देना, a और b के बीच का एंगल 120 नहीं है। हाँ ये चीज़ ध्यान देना, ध्यान से देखो, यही गलती करते हैं, कई लोगों ने ऐसा किया होगा। आप एक बात बताओ, अच्छा आप एक बात बताओ, क्या ये a वेक्टर की डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर तो ये है ना भाई, और डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर ये है। जल्दबाजी में हो जाती गलती। a वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल तो ये होगा ना 60, और 120 रख दिया तो आंसर ही नहीं आएगा, मतलब गलत आएगा कुल मिला के। तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 120 की 60 है? 60 है, तो 60 लेके सॉल्व करोगे ना। तो जरा बताइए भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 60, नीचे क्या आएगा? कॉस 60। और अच्छा बताओ a बाई बी, तो a डिवाइडेड बाई b करोगे कितना आएगा? 2। तो a बाई बी की जगह लिख दिया 2। बताओ साइन 60 कितना? √3/2। नीचे कितना आएगा? 1/2 + 2। बताओ 1/2 + 2 कितना हो गया? 5/2। 2 2 उड़ गया, ये आ गया √3/5। अरे आया कि नहीं? तो बताओ अगर tan अल्फा की वैल्यू √3/5 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स √3/5। अरे आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, बस सावधान रहें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अच्छा कितने लोगों ने 120 लेके सॉल्व किया था थीटा को? पहले 120 से किया था भैया। ये बहुत ध्यान रखें, ये नहीं कि तुम्हें जो एंगल दे दिया गया उसी को तुमने थीटा मान लिया। आपको a और b के बीच का एंगल पता होगा तो ही इसमें पुट करना है। ये थीटा किसके किसके बीच में था? a और b के बीच में। चलो अब जरा ये फाइंड करके दिखाओ बीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, करो सॉल्व एक बार। अच्छा अब जरा ध्यान दो, हाँ ठीक है, अल्फा आ गया, बीटा फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है? tan इनवर्स √3/2 सभी का। भैया आपका कितना आ रहा है? नहीं आ रहा, करो जल्दी, कितना आ रहा है? tan इनवर्स √3/2 नहीं, करो करो जल्दी करो। हाँ कर लो, एक बार और कर लो। हाँ भाई क्या आ रहा है? बीटा की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? tan इनवर्स √3/2 आ रही है। चलो चेक करते हैं एक बार, बताओ भाई। अरे चेक कर लेते हैं, tan बीटा बताओ, फॉर्मूला बोलो। tan चाहिए तो साइन अपॉन कॉस, तो भाई ऊपर लिखा साइन थीटा, नीचे लिखा कॉस थीटा। अब बताओ बीटा किसके बीच का एंगल था? r वेक्टर और b वेक्टर के बीच में। r और b के बीच का एंगल था ना, तो b को पकड़ो, b बाय a। अब वैल्यू पुट करो इसमें। तो भाई एक बात बताओ, साइन थीटा कितना है? 60, तो ऊपर आएगा साइन 60, नीचे कितना आएगा? कॉस 60 प्लस, यार b बाय a की वैल्यू 1/2 होगी ना, ठीक है 1/2। अब जरा बताओ, ये रख दिया आपने √3/2, नीचे रख दिया 1/2 + 1/2, तो कितना आ गया? √3/2। अब tan बीटा का √3/2 है तो बीटा कितना आएगा? हाँ बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोगों का सही था, tan इनवर्स √3/2।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार असाइनमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज आर। भैया जो बोला जाए लिखते हुए चलो, क्वेश्चन रीड करते जाओ, लिखते हुए चलो। क्या बोला है बताओ? कौन से दो फोर्स हैं? ये कह रहे हैं 3p और 2p, है ना? ये दो फोर्सेस हैं और इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? r। ये सब मैग्नीट्यूड में बात चल रही है। इसका मैग्नीट्यूड 3p, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2p और रिजल्टेंट कितना है? r। आगे क्या बोला? इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, मतलब इसको क्या कर दे भाई? 2 टाइम्स कर दे, इंटू 2 कर दो, तो बताओ 3p कितना हो जाएगा? 6p हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब पहले फोर्स को डबल कर देते हो तो कह रहे हैं रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, मतलब कि r क्या हो गया? 2r हो गया। अरे बात समझ में क्या? तो आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से सुने, आपसे बोला गया है कि दोनों वेक्टर के बीच में या दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा, मतलब इनके बीच का एंगल पूछा गया आपसे थीटा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? यानी कि 3p और 2p का रिजल्टेंट क्या है? r। अगर आप पहले को डबल कर दो यानी 6p हो जाए तो कह रहे हैं रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है यानी कि 2r हो जाता है। तो आपसे पूछा इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। सॉल्व कर पाएंगे? देखो छोटी छोटी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। कैसे? समझो। सबसे पहले, हाँ भाई ध्यान दे इधर, आप एक बात बताओ, 3p और 2p का रिजल्टेंट आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखें, r स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो, 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2, 3p इंटू 2p इंटू दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस। बताओ इसमें कोई दिक्कत? आपने क्या लिखा? r स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखो, बताओ 3p को तुमने क्या कर दिया? 6p कर दिया। तो जरा ध्यान से देखें, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3p को डबल कर दूं, ये तो उतना ही है ना अभी भी 2p, और बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा? 6p और 2p के बीच का एंगल क्या होगा? अरे वही होगा, थीटा। क्यों? सुनो ध्यान से देखो, ये मान लो 3p है, क्या है, और ये क्या है? 2p। तो 3p और 2p के बीच का एंगल कितना था? थीटा। अगर मैं 3p को डबल कर दूं, मतलब 3p को कर दूं 6p, तो यार एक बात बताओ, डबल करने से डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाती है भाई। 3p को मैंने 6p कर दिया, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो गई, डायरेक्शन तो वही है। तो 6p और 2p के बीच का एंगल भी तो वही रहेगा, थीटा। अरे आया कि नहीं आया? ये सीधी सी बात है। तो एंगल वही रहेगा बाद में भी। अब बताओ अगली क्वेश्चन क्या बनेगी अपनी? बोलो बोलो। रिजल्टेंट कितना हो चुका है? 2r। तो यहां लिखोगे 2r का स्क्वायर। बताओ क्या लिखें आगे? ये कितना हो गया? 6p। ये तो वही है 2p। यहां पर क्या होगा? 6p इंटू 2p इंटू दोनों के बीच में एंगल अभी भी उतना ही है। क्या आप इसको सॉल्व करके थीटा निकाल पाओगे? क्या करेंगे बताओ सॉल्व करने के लिए? दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करो? डिवाइड करने से क्या होगा? r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और थीटा निकल आएगा वहां से। बोलो सही है? तो चलो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। करो एक बार सॉल्व। हाँ भाई सॉल्व कर लिया सबने? चलो देखो एक बार इधर, बताओ यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ये कितना हो गया? 9 प्लस 4 कितना हो गया भाई? 13p स्क्वायर। और यहाँ पर कितना हो गया? 12p स्क्वायर कॉस थीटा। देखो यही बन रही क्वेश्चन। इसमें से चाहो तो p स्क्वायर कॉमन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आ रहा होगा 4r स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? 4। 36 और 4 40। तो ये हो गया 40p स्क्वायर प्लस यहाँ देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 24। तो 24p स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो आया? अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो जरा बताओ, डिवाइड करेंगे तो ऊपर r स्क्वायर नीचे 4r स्क्वायर। बोलो सही है? यहाँ पर p स्क्वायर कॉमन कर लो, कितना आया? 13 प्लस 12 कॉस थीटा। अरे बोलो भाई, नीचे से p स्क्वायर कॉमन कर लो तो 40 प्लस 24 कॉस थीटा। ये p स्क्वायर कैंसिल, यहाँ r स्क्वायर कैंसिल। हुआ कि नहीं है? बस अब 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ये इधर लेके आ जाओ, सॉल्व करो। यहाँ से बताओ कॉस थीटा कितना आ रहा है? चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2। बिल्कुल सही है। अब कॉस थीटा -1/2 आ गया तो बताओ जरा थीटा कितना होगा? मैंने कहा था अगर 1/2 आ जाए तो 60 है, तो -1/2 आ गया, मतलब 180 - 60 है। 180 - 60 मतलब कितना हो गया? 120 डिग्री। ये आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो एक बार सभी लोग।